क्राइम न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मैथमेटिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं और रिटायर्ड प्रिंसिपल HC मलिक। साथ में हैं PTI कर्ण सिंह जी और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता है आज़ाद सिंह जांगड़ा जी। आज एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो इंडिया क्राइम न्यूज़ के प्रोग्राम में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपका भी कि आपने कष्ट उठाया और एक सामाजिक मुद्दे और शैक्षणिक मुद्दे पर विचार इकट्ठे करने की कोशिश की। थैंक यू अगेन। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया क्राइम न्यूज़ में पहुंचने में। मैं भी आपका और इस विषय में आप सबका स्वागत करता हूं। जी सर। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से पिछले 35 वर्ष के कार्यक्रम के बाद एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया गया है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेज है उसमें 5 ईयर, उसके बाद 3rd ईयर, फिर 3rd ईयर और उसके बाद 4 ईयर। क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा सर? देखिए, जहाँ तक सफलता की बात है जी, ये तो भविष्य बताएगा जी जी, परंतु 34 वर्षों के बाद एक सकारात्मक प्रयास किया गया है। जी जी, मैं इस प्रयास को अप्रिशिएट करता हूँ जी, और जो 10+2 का फॉर्मेट था उसको पूरी तरह बदल दिया है। जी, आप फॉर्मेट बना दिए ना 5+3+3+4 जी, ये फॉर्मेट है। जी, इसमें जो सिलेबस है वो NCERT तैयार करेगी जी, और जो प्राइमरी स्टेज है जी, वो 5 वर्ष की होगी। नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी, KG पहली दूसरी। जी, इसमें बच्चे से कोई पढ़ाई का काम नहीं कराया जा, केवल वो स्कूल में आओ, खेलो कूदो, जी, पेंटिंग करो और अध्यापकों के साथ मतलब इंटरेक्ट करो। जी, ये पहली स्टेज है। जी, इसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। जी, यहाँ शिक्षा की नींव बनाई जाएगी। जी, दूसरी स्टेज है +3 की। 3 स्टेज में जो है वो तीसरी स्टेज, दूसरी स्टेज है तीसरी, चौथी, पाँचवीं की। जी, ये भी प्राइमरी स्टेज होगी। जी, यहाँ परीक्षा होगी। जी, फाउंडेशन स्टेज में कोई परीक्षा नहीं होगी। जी, जी, यहाँ छोटी मोटी गतिविधियाँ शिक्षा के बारे में चलती रहेंगी जी, और अपनी मातृभाषा में इसकी पढ़ाई कराई जाएगी। जी, और अगली स्टेज है मिडिल स्टेज, जी, जिसको 6, 7, 8 3 क्लासेस को इसमें रखा गया है। जी, इसमें बच्चे को टेक्निकल एजुकेशन, गणित, जी, मैथ, साइंस और दूसरे अन्य जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उन पर जोर दिया जाएगा। जी, और जो अगली स्टेज है वो 4 साल की होगी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। जी, इसमें जो स्ट्रीम होते थे पहले, जी, जी, भाई एक कॉमर्स होता था, एक साइंस ग्रुप होता, एक आर्ट्स, वो ख़त्म कर दिया है। जी, तो उन्होंने क्या सुझाव दिया, एक पूल बनाएंगे, उसमें कुछ विषय रख देंगे, जी, बच्चे उस पूल को चुन लेंगे, जी, उसमें कोई भी विषय वो ले सकते हैं जिसमें उसकी रुचि हो। जी, जी, तो इस तरह से ये आगे सिस्टम चलेगा। जी, और मेरा अपना विचार है कि ये जो परिवर्तन हुआ, परिवर्तन सब बढ़िया होता है। जी, सरकार बहुत सोच समझ कर कार्य करती है। जी, अब ये डिपेंड करता है हमारे अध्यापकों पर भी, जी, हमारे समाज पर, हमारे अभिभावकों पर, हमारे शिक्षाविदों पर। जी, तो मुझे तो ये आशा है कि ये जो नई शिक्षा नीति है जी, ये भारत को नई दिशा और नई प्रेरणा देती रहेगी। जी, तो आगे जो है इसके बाद जो कार्यक्रम होगा जी, उसमें एक मुख्य बात और है, तो ये है कि 10वीं का बोर्ड पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है। जी, जी, अब बोर्ड की परीक्षा केवल 12वीं में होगी जी, और इसके साथ साथ 12वीं क्लास में भी बच्चे को मतलब रोजगार पर शिक्षा दी जाएगी, जी, उसमें अच्छे नागरिक के गुण जी, विकसित हों, वो वैसा प्रयास किया जाएगा। जी, जी, तो ये जो है शिक्षा नीति ये बहुत अच्छी है, जी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी, जी, और अध्यापकों से, अभिभावकों से और सभी जानकारों से, समझदार व्यक्तियों से, बुद्धिजीवियों से अपील करता हूँ जी, कि वो इसमें सफलता के लिए अपना योगदान दें, जी, ताकि जो ये नया परिवर्तन आया है जी, इसमें बच्चे में जो घोटने की प्रवृत्ति थी वो नहीं रहेगी, बल्कि समझने की प्रवृत्ति होगी, ए टेंडेंसी टू अंडरस्टैंड थिंग्स। जी, जी, ये कार्यक्रम होगा। जी, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। जी, मैं 3-4 दिन से टीवी के कार्यक्रम देख रहा हूँ, जी, सारा वहाँ से संकलन किया है मैंने। जी, आई एम वेरी हैप्पी दैट ए न्यू NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी, हमारे देश में शुरू की जाएगी जी, और जल्दी इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। सर, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो ये उठता है कि जब बच्चे कहते हैं कि फाउंडेशन स्टेज में जो बच्चों को सिखाया जाता है उस पर पकड़ ज़्यादा मजबूत बनती है,
लेकिन यहाँ पर है अब प्ले के माध्यम से सिखाने की अगर गवर्नमेंट कोशिश करती है, जो मेथड सब लेके आए, क्या उसमें लगता है कि जो फाउंडेशन है वो और मजबूत हो पाएगा? देखिए, कोई भी फाउंडेशन है जी वो उस कारीगर के ऊपर डिपेंड करती है। जी आप कितनी अच्छी नीति बना लो। जी जी पहले भी हमने देखा हमारे देश में बड़ी नीतियाँ बनी हैं। जी 1986 में नीति बनी थी, जी उसमें भी कुछ अमल हुआ है, लेकिन जो इसका कार्यान्वयन है, जी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो अध्यापकों द्वारा किया जाता है। जी जी अध्यापक किसी भी नीति की जान होता है। जी अगर उनकी नीयत ठीक है, जी अगर उनकी इच्छा ठीक है, तो हर एक पॉलिसी कामयाब जरूर होगी। जी तो मुझे तो आशा है कि अध्यापक इस नए दृष्टिकोण के साथ जी इस नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाएंगे जी और देश के भविष्य को सुंदर व उज्जवल बनाने का प्रयास करते रहेंगे। जी सर, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बनता है, अगर बात करें गवर्नमेंट स्कूलों की, तो गवर्नमेंट स्कूलों में वो स्ट्रेंथ आज नहीं है जो पहले, आज से 20 वर्ष पहले होती थी, और वो अध्यापक भी नहीं है जो आज से 20 वर्ष जो आपके समय में होते थे। आज अध्यापक जो हैं अपने काम से जी चुराते हैं। अगर बात करें इसके विपरीत प्राइवेट स्कूलों की, वहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर शिक्षकों की अगर बात करें तो वो कम एजुकेटेड हैं, लेकिन वहाँ बैलेंस जो है कम बन पाता है। तो क्या गवर्नमेंट कैसे कैसे बदलाव करके सक्सेसफुल हो पाएगी सर? ऐसा है, अभी मैंने आज ये कि अपने चैनल पर वीडियो डाला है, जी शिक्षा के स्तर पर विवेचना। जी जी उसमें एक डॉक्टर विनीता मलिक MD, जी जी उन्होंने एक सुझाव दिया है जी कि शिक्षा के स्तर में अगर सुधार करना है जी जी तो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जी जी वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं। जी दूसरा उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जो प्राथमिक शिक्षा है जी जी वो किसी भी देश के भविष्य की जड़ है। जी अगर जड़ कमजोर है तो वृक्ष कमजोर ही रहेगा। जी जी तो प्राथमिक शिक्षा पर हमें जरूर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। जी और जहाँ तक अध्यापकों की बात है, अध्यापकों की आज तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, जी लेकिन रमेश जी जो ये हम काम करते हैं जी ये सुविधाओं और पैसे के आधार पर नहीं करते, जी ये हम अपनी आत्मा के आधार पर करते हैं। जी तो हम चाहते हैं कि इस शिक्षा नीति से जो अध्यापक का दर्शन है, विचार है, सोच सकती है, जी। वो थोड़ी सी बदले, जी। वो सामाजिक बने, जी। वो राष्ट्र भगत बने, जी। और वो बच्चों को अपने बच्चे समझकर काम करें। जी। ये मुझे आशा है, यही मैं आशा करता हूँ सभी शिक्षा प्रेमियों से और अध्यापकगण से भी। जी सर, अगर बात करें एजुकेशन को व्यापारीकरण के तौर पर आज देखा जाता है, आजकल जो लोग हैं, खासकर जो पॉलिटिक्स हैं, उन्होंने अपने स्कूल खोल लिए हैं, तो ऐसे व्यापारीकरण करने से क्या एजुकेशन को हम ठीक ढंग से सर्वाइव कर पाएंगे? इस नई शिक्षा नीति में एक प्रावधान और भी है जी कि प्राइवेट स्कूलों की फीस की बात इसमें आई है। जी उसमें ये प्रावधान किया गया है जी जी कि प्राइवेट स्कूलों की कैटेगरीज बना देंगे जी कि वो स्कूल किस स्तर का है, जी उसके हिसाब से सरकार उसकी फीस निर्धारित करेगी जी जी और उसी फीस से उन्होंने अपना काम चलाना पड़ेगा। जी। ये नई वर्तमान शिक्षा नीति में है। जी जी तो ये जो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी थी, व्यापारीकरण हो रहा था, जी, जी। इस पर थोड़ी ही रोक लगेगी। जी जी हाँ, तो वहाँ अध्यापक भी काम करेंगे जी। और व्यापारीकरण भी कम हो जाएगा। जी जी तो ये हमारी एक अगली पीढ़ी के लिए अच्छी बात होगी। जी सर, सरकार की अगर बात करें तो सरकार तो बार बार ऐलान करती है, लेकिन समय जब ऐसा आ जाती है हर 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद, जब सरकार को मजबूरन प्राइवेट स्कूलों को ऑथराइज करना पड़ता है। आज बात करें हरियाणा में नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में हजारों ऐसे स्कूल हैं जिनके पास मान्यता नहीं है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिनके पास मान्यता है वो 8वीं तक की, लेकिन 12वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो कैसे हम निर्धारित कर पाएंगे? देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ी सी स्पष्ट बात कह दूं जी कि जो प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त नहीं है या अगली क्लासेज को पढ़ाते हैं, जी तो ये बच्चों के साथ मैं धोखाधड़ी नहीं मानता, जी जी क्योंकि उनको उचित माध्यम से परीक्षा दिलाई जाती है, जी जी उचित माध्यम से उनको सर्टिफिकेट मिलता है जी। और वे आगे पढ़ने के लिए भी लालायित होते हैं। जी जी तो ये जो प्राइवेट स्कूलों वाली बात है, मान्यता की न मान्यता की, जी। वैसे मान्यता होनी चाहिए, जी। बिना मान्यता के स्कूल या संस्था नहीं चलनी चाहिए। जी जी लेकिन आप देखिए, बेरोजगारी का समय है, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, तो वो अपना कोई साधन बनाते हैं। जी जी अगर प्राइवेट स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं जी
तो इसमें इतना ही दोष तो संचालकों का है। जी जी और भाई रमेश जी, इतना ही दोष सरकार का है। जी जी चोर चोरी करता है, करेगा, जी लेकिन पुलिस और प्रशासन क्या करती है? मैं तो ये प्रश्न उठाता हूँ। जी सरकार का ये दायित्व है जी कि वो इस मामले में सख्त कदम उठाए जी और उनकी जो कंडीशन है पूरी करा के उनको मान्यता दे। जी तो ये प्राइवेट स्कूलों के बारे में मेरा अपना विचार है। जी सर, जिस तरह से अभी बात आपने बताई कि जो गवर्नमेंट है वो चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट स्कूलों को ABC ग्रुप में रखा जाएगा, जिसका जैसा लेवल होगा उस पर उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। क्या जिस स्कूल को C ग्रुप में ऐड किया जाएगा वो इससे संतुष्ट हो पाएंगे? उनको कैसे सरकार ये संतुष्टि दिला पाएगी कि आपका जो विद्यालय है वो C ग्रुप में एडिड होता है? देखिए रमेश जी, सरकार का काम संचालकों को या जो कमाऊ पूत हैं उनको खुश करना नहीं होता। जी उसे समाज के बहुत बड़े हित को देखना पड़ता है। जी जी हर एक संचालक, प्राइवेट स्कूल संचालक ये चाहता है जी। कि मेरा स्कूल A ग्रेड में आए, जी जी लेकिन ये सरकार का दायित्व है कि वो उस स्कूल का मूल्यांकन करे, जी जी उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर सुविधाएं दी जा रही हैं जी। उनके आधार पर उनकी कैटेगरी बनाए जी जी और कैटेगरी बना करके उनकी फीस निर्धारित करे। और अगर फिर भी कोई आदमी इसकी वायलेट करता है जी जी तो उसके ऊपर सरकार कानूनी कार्रवाई करे। जी जी फीस पर नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी जी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्या हम स्कूल का निर्धारण जो है वो बिल्डिंग से करें या बच्चों के परिणाम से करें? कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग बहुत टॉप स्तर की होती है लेकिन वहाँ परिणाम की बात करें तो वह निम्न रिजल्ट होता है। अगर बात करें कि बिल्डिंग जो है वो लो लेवल की होती है लेकिन उनका परिणाम जो होता है वो टॉप में होता है, कि उसका जो है कैसे हम उनको अलग अलग कर पाएंगे और कैसे उसका स्तर जो है जांच पाएंगे? देखिए रमेश जी, किसी स्कूल का मूल्यांकन नए अकेले बिल्डिंग से होता है, जी जी नए अकेले संचालक से होता है, नए अध्यापकों से होता है, जी। नए दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से होता है। जी सरकार का ये दायित्व है कि अपनी कैटेगरी बनाते समय जी। हर एक पॉइंट का ध्यान रखें जी कि कितने टीचर क्वालिफाइड हैं, क्या बिल्डिंग की पोजीशन है, जी। क्या मतलब कैंपस कितना है, जी। उसमें ग्रीनरी कितनी है, जी। बच्चों की दूसरी सुविधाएं, लाइब्रेरी और दूसरी मतलब लैब्स जी। और प्लेग्राउंड, ये सारे कितने, ये सरकार देखे जी। और उसके बाद जो ना वो निर्धारण करे, उसकी कैटेगरी बनाए। जैसे एक कैटेगरी में जो स्कूल हैं जी। उनकी फीस ज़्यादा रखी जाए, जी B वालों की उससे कम, C वालों की उससे कम, D वालों की उससे कम। जी। तो ये तो सरकार कितनी कैटेगरी बनाती है ये ठीक है, लेकिन ये कैटेगराइजेशन जो है ना जी। ऑफ स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, मैं मानता हूँ ये उचित है, जी। ये होना चाहिए। जी सर। सर, अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आपने तो काफ़ी वर्षों तक गवर्नमेंट स्कूल में सेवाएं दी हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में क्या अंतर है सर? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में जो अंतर है, जी। मेन अंतर तो ये है कि वहाँ केवल अध्यापक की हाजिरी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। जी जी प्राइवेट स्कूल में अध्यापकों की हाजिरी के साथ साथ उनके काम पर भी जोर दिया जाता है जी जी और आखिर में जो काम ही जीतता है। जी अब आप देखते हो सरकारी स्कूलों में बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जी जी एक 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, जी लेकिन प्राइवेट स्कूल में लो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जी थोड़े पैसे ले रहे हैं जी लेकिन काम ज़्यादा करते हैं। जी वर्क इज वर्शिप, जी तो जैसा काम, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा भाई। जी सर। तो ये है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों की बात। जी, तो ये थे हमारे साथ रिटायर्ड प्रिंसिपल एच.सी. मलिक, जिन्होंने एजुकेशन पॉलिसी को लेकर काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें आपको बताई। हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे मुद्दे हमारा चैनल जो है लेकर के आता रहे, और फिर से हम स्वागत करते हैं सर, आपने इतना कीमती समय दिया, आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप इस सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। जी हालांकि आप यंग हैं, आपको पैसे की भी जरूरत है, जी लेकिन पैसे के साथ साथ सामाजिक सेवा जरूरी होती है। जी सर। पैसे से कोई आदमी बड़ा नहीं हो सकता, जी लंबाई कपड़ों से कोई आदमी बड़ा नहीं होता। जी अब ये एक उदाहरण हमने देखा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक कहानी मैंने सुनी थी। जी वो चप्पल रखते थे, टाई से घृणा करते थे, जी लेकिन आज जो ना एक अनपढ़ आदमी टाई को बांधने में शान मानता है। जी तो ये एक अपनी सोच की बात है। जी और देखो रमेश जी, एक वंडर है, जी ये सबको पता है कि इस दुनिया में हम जाते ना कुछ नहीं ले जाते, जी लेकिन फिर भी हम जो ना इस धन के पीछे, लालच के पीछे पागल हुए फिरते हैं। जी दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर आई थिंक। जी तो भगवान करे इंसान को सद्बुद्धि दे जी और वो
समाज में अच्छी तरह काम करे। जी स्वार्थ रखना कोई बुरी बात नहीं है, जी परंतु परोपकार रखना जरूरी है। जी स्वार्थ और परोपकार एक दूसरे के पूरक है। जी स्वार्थ बिना परोपकार का काम चले नहीं, जी और परोपकार बिना स्वार्थ का काम चले नहीं। जी रमेश जी, अगर मेरे गुरु, मेरे अध्यापक, मेरे पेरेंट्स, मेरे समाज के साथी अगर वो परोपकारी ना होते जी तो शायद मैं इस सतर तक नहीं पहुंच पाता। जी उन्होंने अपने कार्य किए हैं, जी मुझे अधिकार मिले हैं। जी अब मैं अपने कार्य कर रहा हूँ। जी उस कर्जे को जो मेरे ऊपर समाज ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे साथियों ने, मेरे गांव ने चढ़ाया है, जी उस कर्जे को मैं अपने कर्तव्य के माध्यम से उतारने की कोशिश कर रहा हूँ, जी सर, थैंक यू सर। और मैं कोशिश ही कर रहा हूँ। जी हैं। और मैंने, जैसे आपने बताया, मैंने आज भी शिक्षा के स्तर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित था मैं। जी तो मैंने एक विवेचना की थी शिक्षा के गिरते स्तर पर। जी सारे हरियाणा से मैंने आदमियों को 4-4, 5-5 बार उनको रिमाइंड करवाया। जी उसके बाद मेरे पास जो संकलन आया, जी उसकी रिपोर्ट बनाकर आज ही मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। जी तो आई एम डूइंग माई बेस्ट जी सर, टू सर्व दिस सोसाइटी इन वॉट एवर कैपेसिटी आई एम। जी। मेरी कोई भी स्थिति हो, जी मेरी मानसिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, बौद्धिक स्थिति हो, कोई भी ताकत मेरे पास है, जी मैं उसको समाज के लिए प्रयोग करना चाहता हूँ। जी सर, मैं दूसरे भाइयों को भी ये कहता आया जी। हूँ कि भाई जो शक्ति है ना, वो दूसरों के प्रयोग के लिए, जी। दूसरों को लाभ पहुँचाने के लिए, जी। अपने लिए प्रयोग करो, अपने परिवार को पालो पोसो, जी। उसके लिए भी काम करो, लेकिन इसके साथ साथ जो है ना भाई, दूसरों का ध्यान भी रखो। जी। हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए कि एक तरफ 20 मंजिली इमारत है और बराबर में झोपड़ी है आज हमारे देश में, लेकिन इसको कम किया जाना चाहिए जी। ताकि हमारा समाज एक रह सके। जी अगर हमने आज़ादी की लड़ाई मिलकर लड़ी है रमेश, जी तो हमें आज़ादी का जो फल है जी। भाई, वो भी सबने मिलकर खाना चाहिए। जी इस फल को थोड़े आदमी खा रहे हैं, जी। मुझे इस बात का दुख है। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मास्टर कर्ण सिंह जी, पीटीआई जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं और आज हम बातचीत करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। सर, कहाँ देखते हैं और क्या आप अपने विचार रखना चाहेंगे जो एजुकेशन पॉलिसी वर्तमान समय में जिसमें बदलाव किया गया है, आपको क्या लगता है कि बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा या और पीछे चले जाएंगे? इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी विषय अच्छा चुना है जी। शिक्षा नीति का। समय समय पर शिक्षा में काफ़ी सुधार हुए हैं, जी लेकिन आज भी शिक्षा में काफ़ी सुधार करने की आवश्यकता है। जी ज़्यादातर प्राइमरी स्कूलों में जी बच्चों की हालत खस्ता होती है, जी उनका बेस नहीं बन पाता, जी तो आगे वे चल नहीं सकते। जी एक अब आगे शिक्षा नीति जो है भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जी जी वो है सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूलों में। जी सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं जी जी और प्राइवेट स्कूलों में अमीर बच्चे पढ़ते हैं। जी। इससे काफ़ी डिफरेंस हो गया है, समाज में भी जी दिखाई देता है इसका असर। तो ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म होना चाहिए। बच्चे उस स्कूल में भी जाने चाहिए, उसके उसमें भी जाने चाहिए। जी मतलब सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो पीछे रह रहे हैं जी अपेक्षा प्राइवेट स्कूलों की। जी जी दूसरी बात, जो गरीब बच्चे हैं वो इतनी फीस नहीं दे सकते जितने प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादातर फीस हो रही है। जी और इससे सभी अभिभावक, अमीर बच्चों के अभिभावक भी दुखी हो चुके हैं इससे। जी इससे शिक्षा का स्तर कुछ डाउन होता हुआ मालूम होता है। जी और जो ज़्यादा अमीर आदमी हैं वो और अच्छा स्कूल ढूंढते हैं और अच्छा स्कूल ढूंढते हैं। और हमारे समाज में ऐसी प्रथा है, आग हम एक दूसरे को देख देख जी जी ऐसा करते हैं। जी एक रवैया ये ठीक नहीं है। अब एक ये जो प्राइमरी स्कूल से इंग्लिश है, जी ये भी हमारे बच्चों को पीछे कर रही है। जी जी जिस बच्चे ने हिंदी का नहीं पता
जी। वो इंग्लिश का क्या पता करेगा। जी अगर इंग्लिश का पता करेगा तो दोनों भाषा है, 2 भाषा 5 साल का बच्चा नहीं सीख सकता। जी अब हालत ये हो गई है, ना तो हिंदी सीख रहा है जी ना वो इंग्लिश सीख रहा है, जी आधी हिंदी आधी घसड़ पसड़ हो गया है। जी और तो जैसा हेमचंद्र जी ने बता दिया है जी सारा विस्तार करके, विस्तार से। और आप पूछना चाहो जो कुछ और कोई सवाल पूछो। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो है कम पढ़ाई है, लेकिन इसको लेकर को तो सरकार काफ़ी अलर्ट अपने आप को बता रही है। और कारण क्या है कि सरकारी स्कूलों में हालांकि जो है अध्यापक जो है वेल क्वालिफाइड है, इसके बावजूद जो है सरकारी स्कूलों में बच्चे कमज़ोर क्यों है, उनका परिणाम जो है इतना कमज़ोर क्यों आता है? सरकारी स्कूलों में जी बच्चे को बता दी ना, और गरीब बच्चे हैं, जी उनके पास पूरे साधन भी नहीं है, घर जी। पे भी साधन नहीं है। अब वो ज़्यादा बुकें भी नहीं खरीद सकते, ज़्यादा ट्यूशन नहीं लगवा सकते, जी इस तरह से वो बच्चे पीछे रहते हैं। जी और मेहनत तो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा होती है, जी बल्कि प्राइवेट स्कूलों में कम होती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में ज़्यादा होती है। जी लेकिन इसका मुख्य कारण यही है कि उनके पास साधन नहीं होते इतने जी ट्यूशन वगैरह लगवाने के, बुकें खरीदने के। जी सर, जबकि आपने बताया कि सरकारी स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, क्या जो पढ़ाई है वो गरीबी और अमीरी को देख कर आती है? दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है कि अभी जो वर्तमान पीछे कुछ समय पहले परिणाम जो घोषित हुआ, उसमें बैसी गांव की लड़की जो बिल्कुल गरीब परिवार से थी उसने टॉप किया, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में गरीबी और अमीरी का जो प्रभाव है वो कम दिखाई देता है। जब अगर इस पर एक्शन लिया जाए तो गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचरों को सैलरी मिलती है, लाखों रुपए पैकेज मिलता है, तो उनका नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो गरीब विद्यार्थी की सहायता करें। देखो भाई, कुछ प्रतिभाएं तो होती ही है। जी प्रतिभा सरकारी स्कूलों में भी होती है, प्राइवेट स्कूलों में भी होती है, तो अपने प्रतिभा के बल से निखरते हैं। उनके अभिभावक भी अच्छे होते हैं, जी वो घर पर भी पढ़ाते हैं, जो लिखे पढ़े हैं अपने जी। बच्चा केयर करते हैं, तो वो आगे निकलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई वो कतई नील रह जाते हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे, जी। अच्छे हैं। लेकिन अपेक्षा कर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के अपेक्षा कर ये बच्चे फिर भी पीछे हैं। जी सर, अंतिम क्वेश्चन है, आप प्राइवेट स्कूलों को बेटर मानते हैं या गवर्नमेंट स्कूलों को? आपने हालांकि गवर्नमेंट स्कूलों में सर्विस दी है, काफ़ी सेवाएं आपने लंबे समय तक की है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आप गवर्नमेंट स्कूल को बेटर मानते हैं या प्राइवेट स्कूल को? देखो भाई, हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े जी और अपने बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाए। जी जी हम तो सरकारी स्कूलों को बेटर मानते हैं, जी उनको नहीं मानते। जी। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कर्ण सिंह पीटीआई जी, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा को काफ़ी विस्तृत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। इंडिया क्राइम न्यूज़ के साथ कैमरामैन सुनील पांचाल के साथ रमेश मलिक फिर हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। इंडिया क्राइम न्यूज, जुल्म के खिलाफ जंग। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज, देश का अपना हिंदी न्यूज चैनल।